अलैकुम। नावल पिया मैं तेरी। अनाबिया खुद से सारी स्टडी कर रही थी फिजियोथेरेपी के मुतल्लिक। वो तो जैसे इंतजार में बैठी हुई थी सरून की हाँ के अनाइजा बेगम की कॉल रिसीव होते ही सारे ऑफिस के काम छोड़ छाड़ कर जरून के घर चली आई थी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया ज़रून, मुझे पूरा यकीन है तुम दोबारा अपने पैरों पर जरूर खड़े होगे। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था जब वो कमरे का दरवाजा नॉक करके दाखिल हुई। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, मानो इसे 100% यकीन था कि ज़रून वापस अपने पांव पर जरूर खड़ा होगा। एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी। वो इस उम्मीद की किरण को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसके नजदीक ये पहला और आखिरी मौका था जो ज़रून ने इसे दिया था अपनी मदद करने का। वो खुदा की जात पर कामिल यकीन रखते हुए बड़ी मोहब्बत से बोली कि तुम ठीक हो जाओगे। वो इसकी उम्मीद को टूटने नहीं देगी। उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था। नामुमकिनात मुमकिन होते हैं और इसे पूरा यकीन था ये नामुमकिन काम भी जरूर मुमकिन होगा। चलो आज से ही तुम्हारे पैरों की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम्हारे पाँव की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इसके लहजे की पुरइत्मादी ज़रून की हिम्मत बढ़ा रही थी। ओके, इसने अस्पात में सर खिलाते हुए जवाब दिया। बहुत दिनों बाद खुश नजर आ रहा था आज, और क्यों ना होता, जीने की एक उम्मीद नजर आई थी इसे। अनाबिया इसके पैरों के पास नीचे बैठ गई थी, इसके पाँव की एक्सरसाइज कराने की नीयत से। जैसे ही इसके सीधे पाँव को छुआ, दिल मानो पहले की तरह बेकाबू होता महसूस हुआ। इतनी जोर से दरक रहा था गोया बाहर ही निकल आएगा। क्या हुआ? ज़रून ने इसे मंजमद हालत में देख आईब्रो उचकाकर इस्तफसार किया। वो क्या बताती, क्या हुआ था? कुछ नहीं, इसने तेजी से नफी में गर्दन को जंबिश देते हुए कहा। फिर अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर एक गहरा सांस हवा में खारिज किया, जैसे हिम्मत जमा की हो इस खूबरू नौजवान को छूने की। ज़रून की शेप काफी बड़ी हुई थी, आंखें भी अंदर की जानिब दंसी सी, नहायत कमजोर और नडाल जिस्म। लेकिन इन सब के बावजूद वो इस खुलिये में भी अनाइबिया के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। 1 2 3 वो आहिस्ता से इसका पांव हवा में उठाती और फिर वापस इसी के मकाम पर ले आती। वो बार बार यही अमल कर रही थी दोनों पाँव के साथ। फिर इसने नीम गर्म पानी से इसके पैरों को साफ किया। आज के लिए बहुत हो गई एक्सरसाइज, अब उठ जाओ बेटा, आओ हमारे साथ खाना खा लो। अनाइजा बेगम ने इसे खाने की दावत दी, जिसे इसने बाखुशी कबूल किया। ज़रून तुम हमारे साथ खाओगे बाहर आकर? अनाइजा बेगम ने लचकदार अंदाज में पूछा। आंटी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे कंपनी कौन देगा अगर ये नहीं आएगा? तो ज़रून को जवाब देने का मौका ही कहाँ दिया था अनाबिया ने। वो तेजी से इसकी व्हील चेयर खसकाती हुई कमरे से बाहर की जानिब चल पड़ी थी। मुझे अभी भूख नहीं है, तुम मुझे। वो अभी एहतजाजन बोल ही रहा था कि अनाबिया इसकी बात काटते हुए, तुम्हें नहीं लग रही तो क्या कम से कम एज अ फ्रेंड मुझे कंपनी तो दे दो। इसने हल्की सी हफ्की से कहा तो ज़रून मजबूरन इसकी बात मानने पर मजबूर हुआ। इस हादसे के बाद ये पहली बार था जब ज़रून अपने वालिदैन के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अनाइजा बेगम और इनके हस्बैंड इस मस्बत तब्दीली के सबब बहुत खुश थे। ज़रून ने जैसे ही अनाइजा बेगम के हाथ की बनी बिरयानी का पहला लुकमा लिया, इसे नजमा के हाथ की आखिरी बार खाई हुई बिरयानी बड़ी शिद्दत से याद आई। वह जुनून की हद तक पागल था। नजमा के इश्क में आंखें सुर्ख हो गई, जज्बात बिखरने लगे। मगर इसने खुद को समझाया कि बहुत जल्द वो इसे अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा। सॉरी, इसने पानी पीने की नीयत से जैसे ही गिलास पकड़ा, ठीक इसी लम्हे अनाबिया ने भी पकड़ा। दोनों के हाथ टच हुए तो अनाबिया का दिल फिर बावला होने लगा। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कैलिफोर्निया के एक अमीर और कबीर बिजनेसमैन की अकलौती बेटी थी। पैसा, दौलत, ऐशो इशरत सब कुछ तो था उसकी जिंदगी में,
پھر بھی سکون میسر نہیں تھا اس شہزادی کو۔ دل جوہر بیٹھی تھی اپنی کمپنی کے ایک معمولی سے امپلائی پر، وہ لڑکی جسے حاصل کرنے کی چاہ نہ جانے کتنے امیدزادے رکھتے تھے۔ اس لڑکی کو صرف مقابل کی چاہ تھی۔ وہ زرون کے ساتھ سادگی سے بیٹھ کر اس کی ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی محبت بے لوث تھی، کوئی طلب یا غرض شامل نہیں تھی اس میں۔ مبشرہ بیگم کے لاؤنج میں آتے ہی پلوشہ خوش ہو کر سلام کرتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ انہوں نے بھی بڑی گرم جوشی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نجمہ بیٹا ذرا آنا، پلوشہ سے بات چیت کرنے کے بعد مبشرہ بیگم نے بڑی نرمی سے نجمہ کو دیکھ کر کہا۔ ان کے کہتے ہی مخیب اور جائزہ احتجاجی نظروں سے مبشرہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ وہ اچھی طرح سے واقف تھے وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی ہیں۔ محیب نے تیزی آنکھوں کے اشارے سے انہیں کہا، میں اسے خود سمجھا دوں گا، آپ چھوڑ دے۔ وہ نجمہ کو سمجھانے کی نیت سے ہی نیچے آیا تھا، مگر پلوشہ کو اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ موقع نہ پا سکا۔ تم چھوڑ دو، ہم خود سمجھا دیں گے، مبشرہ بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا۔ نجمہ نے دیکھ لیا تھا ان ماں بیٹوں کو آنکھوں کے اشاروں سے باتیں کرتے ہوئے۔ چلو بیٹا، تمہارے بڑے ابو بلا رہے ہیں۔ مبشرہ بیگم دوبارہ بڑے میٹھے لہجے میں گویا ہوئی۔ نجمہ باب گئی تھی کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، اسے خوف لاحق ہوا۔ وہ جانتی تھی اجلال ملک کا بلاوا اس کے لیے بلائی کی خبر نہیں لا سکتا۔ یا اللہ خیر، میری حفاظت فرما، مجھے ایک انجانا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اپنی جانب آتے ہوئے وہ حسین گڑیا سہمی سہمی سی اپنی جگہ سے اٹھی۔ مبشرہ بیگم آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کے دھوئیں نے اس کی ناک کو جکڑا، جس پر وہ بری طرح کھانسنا شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کا کھانسنا اجلال ملک کو الجھن میں ڈال گیا تھا، کیونکہ سگریٹ تو محیب بھی پیتا تھا اور وہ 1 مہینے سے اس کے ساتھ تھی، تو اب تک ان کے نزدیک اس لڑکی کو سگریٹ کے دھوئیں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ نجمہ نے کھانستے ہی اپنی ناک پر ہاتھ رکھا، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پانی دو اسے۔ اجلال ملک شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مبشرہ بیگم کو دیکھ حکم صادر کرنے لگے، جس پر وہ اسبات میں سر کھلا کر اس کے لیے جگ سے پانی نکال کر لائی اور اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو۔ انہوں نے منہ بسوڑتے ہوئے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ نجمہ نے تیزی سے پانی کے گلاس کو منہ سے لگایا۔ لڑکی، ویسے تو تم عقل مند ہو، تمہیں خود بھی علم ہوگا کہ تمہیں پلوشہ کے سامنے کیسے رہنا ہے اور کیا کیا بولنا ہے، مگر میں نے سوچا کہ ایک بار تمہیں بڑی اچھی طرح پھر سے سمجھا دوں تو بہتر رہے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گن اپنی کوٹ کے اندرونی جیب سے نکال کر اس کے سامنے شیشے کی میز پر رکھی، جسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد پڑ گیا تھا۔ پلوشہ صرف محیب کی منگیتر نہیں بلکہ ہمارے ہونے والے بزنس پارٹنر کی بیٹی بھی ہے۔ اگر ذرا سی بھی اسے تمہارے اور محیب کے درمیان کے تعلق کی بنک لگی تو یاد رکھنا تم اور تمہاری ماں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ گن ہاتھ میں لے کر نجمہ کے روبرو کھڑے ہوئے اور اسے خوفزدہ کرنے کی نیت سے گن اس کی روشن پیشانی سے لگا دی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھ سکو گے، ان کا کہا آخری جملہ مانو۔ اس کا خون جما گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں خوف و دہشت سے بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کے گلابی ہونٹوں کو لرزتے ہوئے مبشرہ بیگم نے دیکھا۔ کیوں بڑے ابو، میرا اور محیب کا تعلق کوئی گالی یا گناہ تو نہیں ہے جسے میں سب سے چھپاتی پھروں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، میں بیوی ہوں اس کی۔ وہ نہیں جانتی اس میں وہ ہمت کہاں سے آئی، مگر وہ اپنی حق تلفی ہوتی دیکھ خاموش نہ رہ سکی۔ دیکھ رہی ہیں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے منہ پر آ کر دے رہی ہے یہ لڑکی۔ تبھی میں کہہ رہی تھی اسے اوقات سے باہر نہ جانے دیں، پر آپ نے میری نہیں سنی۔ مبشرہ بیگم تو سر سے پاؤں تک تلملا اٹھی تھی۔ اس نڈر لڑکی کی جرت دیکھ کر وہ فوراً اجلال ملک سے مخاطب ہو کر بولی، بیوی اوقات ہے تیری میرے بیٹے کی بیوی بننے کی؟ مبشرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نجمہ کا منہ نوچ لے۔ وہ حقارت سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے اسے ذلیل کرنے لگی۔ میری اوقات پر مت چاہیے، محیب اجلال ملک کی بیوی ہوں میں۔ آپ کے چھپانے سے یہ سچ بدلنے والا
नहीं, वो बड़े मान और बड़म से गोया हुई। ये मान, ये बड़म कहाँ से आया उसके लहजे में वो नहीं जानती थी। शायद ये मान उस सितमगर ने दिया था। माना वो अल्फाजों से साथ नहीं देता, मगर इस की हर अदा, हर फिक्र, हर ख्याल इस बात का गवाह है कि वो अपनी बीवी मानता है इसे। वो डर कर अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं थी। अजलाल मलक इस लड़की को अपने हक पर अड़ता देख गुस्से से बिफर उठे। उन्होंने इसी तैश के आलम में गन लोड की और दोबारा नजमा की पेशानी से लगा दी। नजमा इनकी गन लोड होती देख खौफ के मारे बर्फ की बन गई थी। इस लड़की को इन जालमों से कोई बुलाई की उम्मीद नहीं थी। डैड, वो खूबरू नौजवान कहां से इसके बराबर में आकर खड़ा हुआ, इसे इल्म नहीं। मुहिब ने आते ही गन को पकड़ लिया था। इसकी आवाज धीमी थी मगर बर्फ की तरह सर्द थी। तुम अपने कमरे में जाओ। कमरे का माहौल गर्मा गर्मी का था। इसने नजमा को देख रौबदार अंदाज में कहा। वो नाजुक सिफ्त लड़की गन से शदीद खौफजदा थी। मुहिब के कहते ही वो तेजी से कमरे से निकल गई। मैंने कहा था आपसे, मैं खुद समझा दूंगा इसे। मुहिब मुबशरा बेगम को तकते हुए बड़े गुस्से से गोया हुआ। इसका सफेद चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था। ये तुम्हारी ही दी हुई शय है जो वो तवाइफ की बेटी हमारे मुंह को आ रही है आज। अजलाल मलक तैश के आलम में इसे इल्जाम देने लगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं तुम्हारे डैड। अगर तुमने इस लड़की को इसकी औकात में रखा होता तो आज वो हमारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बीवी होने का दावा न कर रही होती। मुबशरा बेगम की बात सुनते ही इसकी आंखों में एक दो सानियों के लिए चमक उभरी, जैसे वो खुश हुआ हो। मगर इससे पहले मुबशरा बेगम इसके चेहरे के तासुरात पढ़ लेती। वो चेहरा झुका गया था। अगले ही लम्हे जब इसने चेहरा उठाया तो वो मामूल की तरह बिल्कुल बेतासुर था। इस लड़की को इसकी औकात दिखाओ मुहिब, वरना मामलात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुबशरा बेगम ने बड़े गंभीर लहजे में इसे वार्न किया। इसका नजमा के साथ किया जाने वाला हुस्ने सलूक अब जलाल मलक की आंखों में खटक रहा था। अगर पुराना मुहिब होता तो पहले उस लड़की को माफी मांगने पर मजबूर करता, उनसे फिर उसे कमरे से जाने को कहता। मगर सामने खड़े लड़की ने ऐसा नहीं किया था। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने वालिद के हाथ से गन लेकर अपनी पैंट में लगाकर बड़ी खामोशी से बाहर जाने लगा। मुहिब, दिल लगी करो, दिल मत लगाओ। अजलाल मलक समझाते हुए अपनी रोबदार आवाज में बोले। बीवी है मेरी, मैं दिल लगी करूं या दिल लगाऊं, कोई हक नहीं रखता इस मामले में बोलने का। वो एक अदा से मुड़ा अपने वालिदैन के सामने अलानिया कहकर ये बयान कर दिया कि वो किसी को अपने मामले में बोलने का हक नहीं देता। जाओ देख कर आओ वो ठीक तो है। वो दानिस्ता तौर पर नजमा के कमरे में इस वक्त नहीं गया, क्योंकि वो खुद भी चाहता था कि वो खौफजदा ही रहे। एनी को देख बेतासुर चेहरे के साथ हुक्म सादर किया, जिस पर वो असबात में सर हिलाकर बड़ी तेजी से कमरे में चली गई। कुछ चाहिए मैडम आपको? एनी जब कमरे में दाखिल हुई तो वो लड़की बेड पर औंधे मुंह पड़े रो रही थी। इसने नहायत मुहज्जिब अंदाज में इस्तफसार किया। हाँ, आजादी इन जालमों से। वो इसकी आवाज पर सीधी होकर बैठी अपने आंसू बेदर्दी से पोंछते हुए बेबसी के आलम में गोया हुई। खुदा सब बेहतर करेगा, आप सब्र कीजिए। एनी खुद भी बहुत उदास हो गई थी। इसकी सुर्ख नशीली आंखों को बरसता देखकर इसे सब्र की तलकीन करके कमरे से वापस चली आई। मुहिब इसके कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। रो रही हैं? एनी ने नजरें झुकाकर इसे इतला दी। वापस अंदर जाओ और बातें करके इसका जहन बटाओ। रोने न देना इसे। अगर सर में दर्द ज्यादा हो तो दवाई देकर सुला देना। इसकी संजीदगी से कहते ही एनी बेयकीनी से इसका हसीन चेहरा तकने लगी। इस वजह मर्द के चेहरे पर फिक्र का कोई तासुर न था, मगर अदा किया हुआ जुमला अस खुद बता रहा था कि कमरे में मौजूद लड़की की कितनी फिक्र है इसे। इसकी आंखों में झलकती बेयकीनी पल ली थी इसने। एक आईब्रो उचकाकर इसे घूरा। इसकी शार्प निगाहें एनी को डराने के लिए काफी थी। वो तेजी से असबात में सर हिलाकर वापस कमरे में चली गई। उफ, वो एक गहरा सांस ख्वाह में खाज करके वापस लाउंज की जानिब चल दिया, जहां बाकी सब पलवशा के साथ महफिल जमाए बैठे थे।
वो अपने कमरे में आकर लेटा तो कमरे में छाई हुई खामोशी न जाने क्यों आज चुपती हुई महसूस हुई। आंखें बंद की तो तन्हाई का एहसास मजीद बढ़ा। बाहें खाली थी आज, चाहे कितनी भी लड़ाई हो। इस नाजुक सिफ्त मुजस्मे को आखिर में अपने सीने से लगाकर बाजुओं में बींच कर सोया करता था वो। अब वो नहीं थी तो इसकी कमी दिल को शदीद खल रही थी। क्या यार, ये बेड आज कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा है। वो नींद न आने का सारा इल्जाम बेड पर डालकर झुंझलाते हुए उठ खड़ा हुआ। नजमा के कमरे में आने से कबल भी इसे नींद नहीं आया करती थी। वो पूरी पूरी रात बैठकर ऑफिस का काम करता, खुद को खतल मकान बिजी रखने की कोशिश करता, ज़हनी सुकून के लिए सिगरेट फूंकता। लेकिन इस दुश्मने जां के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। इस हसीन लड़की की मौजूदगी जैसे तन्हाई से रहाई दिलाती। अगर वो कमरे से इतना अकर कर न गई होती तो अब तक इसके पास पहुंच चुका होता। वो चाहता था उस मकरूर लड़की को भी कमी महसूस हो इसकी, इसे भी एहसास हो तकिए से कहीं ज्यादा नरम इसकी बाहें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज वो इसके खसार में होती है। यही सोचते हुए सिगरेट का डब्बा अपनी ड्रॉर से निकालकर टेरेस की जानिब बढ़ गया। नजमा आराम से सोफे पर बैठकर लाउंज में चाय पी रही थी कि अपने जानी दुश्मन को सामने से आता देख मुंह बसूर कर उठकर जाने लगी। नज, वापिस बैठ जाओ। वो सामने सोफे पर आकर टिक गया था। इसे जाता देख रौबदार आवाज में हुक्म सादिर किया। नजमा के नजदीक जो कल रात हुआ वो सब मुहीब ने ही करवाया था, क्योंकि इसने आंखों के इशारों से बात करते देखा था इसे और मुबशरा बेगम को, मगर वो उलझी हुई थी। इसके सामने अच्छा बनने की अदाकारी क्यों कर रहा था वो सितमगर। नजमा, हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी? अभी इसने मुहीब को मुंह तोड़ जवाब देने की नीयत से मुंह खोला ही था कि पीछे से आती आवाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब करवाई। शॉपिंग? वो सोच में पड़ गई थी कि क्या जवाब देकर पलवशा को टाले। चलो न यार, बहुत मजा आएगा। मुझे अभी सोबिया बाबी ने बताया कि तुमने अभी तक हमारा पाकिस्तान नहीं देखा। अच्छा है ना, मैं तुम्हें आज रोशनी के शहर कराची की सैर करवाऊंगी। यकीन मानो, यू लव इट। पलवशा इसके पास आकर बेहद इसरार करने लगी। इसने किन अखियों से मुहीब को देखा। वो वाकिफ थी इसका एक भी गलत कदम इसकी और इसकी माँ की जान पर बन सकता है। मुहीब अपने लैपटॉप पर काम करने में मगन दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसने पलवशा की बात सुनी ही ना हो। नजमा इल्म रखती थी वो सब सुनकर भी अनसुनी कर रहा है। क्या इसका मतलब वो इजाजत समझे? ठीक है, चलते हैं। इसकी आंखों की किनारे मुहीब के चेहरे के एक्सप्रेशंस पर ही टिके हुए थे, मगर पलवशा को जवाब देने के बाद भी मुहीब ने कोई तासुर न दिया। ओके, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, फिर मैं सोबिया बाबी और तुम चलते हैं। पलवशा ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई, जबकि नजमा अभी भी अपनी चाय का कप हाथ में पकड़े मुहीब को उलझी निगाह से तक रही थी। तुम फिर देख रही हो? इसने लैपटॉप पर अपनी लंबी उंगलियों से टाइपिंग करते हुए बगैर इसकी जानिब नजर किए टोका। देना सिप चाय का एक। इसके टोकते ही वो वहां से जाने लगी थी जब मुहीब की आवाज ने इसके बढ़ते कदमों को रोका। वो सिप चाय का हैरत से मुड़कर इसकी जानिब देखते हुए हाँ, इसने सरसरी सी निगाह इस हसीन लड़की पर डालते हुए कहा, फिर वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाई। मगर ये मेरी झूठी है, वो हसत जताते हुए गोया हुई। तो नसमझी से इसके हसीन वजूद पर निगाहें टकाई, आईब्रो उचकाकर बड़ी लापरवाही से जवाबदा हुआ, मैंने कहा ये मेरी झूठी चाय है। वो फिर जताते हुए बताने लगी। मुहीब को समझ नहीं आ रहा था वो लड़की बार बार एक ही बात इसे क्यों बता रही है। तुम मेरा जूठा पियोगे? वो आईब्रो उचकाकर बेयकीनी से इस्तफसार करने लगी। क्या मैं फारसी में बोल रहा हूँ? इससे जो इसे समझ नहीं आ रही वो ये सोचकर झुंझलाते हुए लैपटॉप सामने मेज पर रखकर खड़ा हुआ और इस हसीन लड़की की जानिब आया। नजमा बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ थी कि पलवशा के घर में होते हुए मुहीब इसके नजदीक नहीं आएगा, मगर फिर भी इस वजीहा मर्द के जरा करीब आते ही खौफ के मारे गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ।
उसने इस बार नजमा से मांगा नहीं, बल्कि पूरे हक से इसके हाथ में पकड़ा हुआ कप इसके हाथ से पकड़कर अपने अनाबी होंठों से लगाया। वो लम्हा मानो दिल पर एक गहरा असर कर गया हो। मुहीब अजलाल मलक, जो इससे गंदी कहकर गिन खाया करता था, वो आज इसी का जूठा कितने मजे से अपने लबों से लगाकर पी रहा था। वो ख्वाब नहीं था, मगर वो हकीकत से भी बहुत दूर था, इतना दूर कि वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक जूठा ही तो पिया था इसने, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर भी उस जानी दुश्मन का ये अमल दिल पर क्यों असर कर रहा था, वो नहीं समझ पा रही थी। इसकी आंखों में बेयकीनी और बेतबारी थी। इसने एक ही सांस में सारी चाय पीकर अपना हाथ इसके हाथ से हटाया। नजमा का हाथ हवा में ही बुलंद रह गया था। चाय के खाली कप समेत वो वापस अपनी जगह आकर बैठा। फिर अपने वॉलेट से एक क्रेडिट कार्ड शीशे की मेज पर रखते हुए कहा, ये रख लो, कोई भी जरूरत हो तो कॉल कर देना। इसके बोलते ही वो ख्वासों में लौटी। ये कैसी नफरत है तुम्हारी, मोहब्बत का गुमान देती है। नजमा बेसाख्ता ही पूछ उठी थी। शायद उसकी जगह कोई भी होता तो यही सोचता, कौन करता है ऐसी नफरत जैसी वो सितमगर कर रहा था। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? इसके सवाल पर मुहिब के चेहरे पर बड़ी पुरस्रार सी मुस्कुराहट बिखरी। इसने अपनी नीली आंखें नजमा के हसीन सरापे पर जमाई, दिल टटोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। इसकी आंखें बता रही थी वो महफूज हुआ है नजमा के इस सवाल पर। पता नहीं, और अहम बात यह है कि मैं जानना भी नहीं चाहती। इसने तो जैसे एक जुमले ही में ही पूरी गुफ्तगू को समेट दिया था। स्पार्श से लहजे में अक्कर से कहकर वो खाली कप शीशे की मेज पर रखकर चली गई थी। इसका जवाब मुहीब को सख्त नागवार गुजरा था।